हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जियो स्टोरी टीवी पर। यहाँ आपको मिलेगा हिंदी नोवेल सीरीज जिसमें रोमांस, धोखा, बिलियनर और सीओ लाइफ स्टाइल, हॉरर, मिस्ट्री एंड एडवेंचर जैसी कहानियाँ शामिल हैं। अगर आपको हिंदी नोवेल पढ़ना या सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इस कहानी भरे सफर का हिस्सा बनिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर, कृपया इसे ध्यान से सुनें। इस वीडियो में दिखाई गई सभी कहानियां, पात्र और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक हैं। इनका किसी भी वास्तविक या असली व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध या लेना देना नहीं है। ये वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। हमारा उद्देश्य केवल आपको एक अच्छी कहानी सुनाना है। हम किसी भी प्रकार की गलत जानकारी, अंधविश्वास या भ्रामक गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देते। दर्शकों से अनुरोध है कि इसे केवल एक कहानी के रूप में ही देखें। रेयांश अब कहाँ है? निशा ने जल्दी से पूछा। सर्वर रूम में होना चाहिए। कबीर जल्दी से गाड़ी से उतरा। मैं तुम्हें ले चलता हूं। ठीक है। दोनों जल्दी से सर्वर रूम की ओर बढ़े। करण ने उन दोनों की परछाइयों को उलझन से देखा। तुम दोनों जल्दी करो। थोड़ी देर बाद कबीर ने बटलर से एक छोटी कन्वर्टेबल गाड़ी तैयार करवाई जो पर्यटक वाहन जैसी थी और जल्दी से उसे गोल्फ कोर्स के पीछे एक अलग घर में ले गया। उस घर का आकार बहुत अनोखा था और उसकी सामग्री कांच या किसी अज्ञात धातु की लग रही थी। ये बहुत हाईटेक और भविष्यवादी लग रहा था। मल्होत्रा विला इतना बड़ा था कि निशा इतने दिन रहकर भी पूरा नहीं देख पाई थी। ऐसी जगह पर वो पहली बार आई थी। इस घर के नीचे एक यांत्रिक उपकरण है जो सूर्य के साथ घूम सकता है। घर की बाहरी परत सौर पैनलों से बनी है और अंदर की सारी ऊर्जा सौर ऊर्जा से आती है। बटलर और नौकर सब रोबोट है। कबीर ने गाइड की तरह समझाया। ये तो बहुत कमाल है। निशा का चेहरा खिल उठा। वो बच्चे की तरह उत्साहित थी। अगर पसंद आया तो अक्सर आ सकती हो। मैं बाद में तुम्हारे लिए एक्सेस परमिशन सेट कर दूंगा। पहले सोचा था तुम्हें इन चीजों में रुचि नहीं होगी, इसलिए तुम्हें यहां नहीं लाया। कबीर ने कहा, नहीं, मुझे ये सब बहुत पसंद है। बचपन में मैं हमेशा सपना देखती थी कि कोई एलियन स्पेसशिप मुझे ले जाए। बड़े होकर तो मैंने रोबोट से डेट करने के बारे में भी सोचा था। कितना रोमांटिक है। कबीर, क्या हमें उसे एक्सेस परमिशन नहीं देना चाहिए? जब दोनों दरवाजे तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक रोबोट जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखों से अचानक लाल रोशनी निकली, जैसे वो निशा और कबीर को स्कैन कर रहा हो। कबीर पर फायर करने के बाद रोबोट ने संघर्ष किया। उससे बिजली की चटकने जैसी आवाज आ रही थी। मालिक। वो रोबोट जो बीच बीच में मालिक कह रहा था बहुत दयनीय लग रहा था, जैसे वो शिकायत करना चाहता था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। शायद यही इस सर्वर रूम का बटलर था। कबीर ने सांस ली। रोबोट की पीठ पर हैच खोला और कुछ करने के बाद रोबोट की आंखें बंद हो गई और वो चलना बंद हो गया। निशा ने घबराकर उसे छुआ। ये चल क्यों नहीं रहा? क्या ये मर गया? अरे नहीं, ये टूट गया। कोई बात नहीं, बाद में ठीक कर लेंगे। निशा ने राहत की सांस ली। अच्छा, वरना अफसोस होता। ये तो काफी सुंदर है। कबीर, बेकार कर देंगे। कबीर ने चेहरा स्कैन करके सीधे मुख्य भवन में प्रवेश किया। निशा उसके पीछे पीछे घबराते हुए इधर उधर देख रही थी। रेयांश कहाँ है? हॉल रोबोटों से भरा था जो इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। निशा और कबीर को देखते ही वो उनकी ओर मुड़ गए। फिर कबीर को नजरअंदाज करते हुए वो सीधे निशा पर झपटे। ये क्या कर रहे हैं? ये सब मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? निशा घबरा गई। उसकी कुशलता चाहे कितनी भी अच्छी हो, वो लोहे जैसे मजबूत रोबोटों से कैसे लड़ सकती थी? कबीर ने अपनी बाहें उसकी बगलों के नीचे डाली और उसे हल्के से एक ओर से दूसरी ओर उठा लिया, एक रोबोट के यांत्रिक पंजे से बचाते हुए। उसने लाचारी से कहा, क्योंकि तुम्हारे पास जरूरी अनुमति नहीं है, वो तुम्हें घुसपैठिया समझते हैं। तो अब क्या करें? बात करते करते निशा को कबीर ने कई बार उछाला था। मेरे करीब आओ, कबीर ने आदेश दिया। है? कितना करीब? निशा ने बेहद हैरान होकर पूछा। रेयांश ऊपर की मंजिल पर मुख्य नियंत्रण कक्ष में है। अब हमारे पास दो विकल्प है। पहला, उन्हें हराकर अंदर घुसना। इतने सारों से कैसे लड़ूं? दूसरा क्या है? बस सामग्री देखकर ही हाथ दुखने लगते हैं।
उनसे लड़ने का कोई इरादा नहीं था। दूसरा, कबीर ने नीचे देखा। मैं तुम्हें उठा ले जाऊंगा, क्योंकि वो मुझ पर हमला नहीं करते। निशा ने पलकें झपकाई, फिर बिना किसी हिचक के हाथ फैला दिए। उठा लो। लड़की को पहली बार उसके लिए बाहें खोलते देख कबीर की बर्फीली आंखों में लहर दौड़ गई। फिर से आ रहा है कबीर, जल्दी। निशा पहले ही उसके पास दौड़ आई थी। जैसे ही वो कबीर से चिपकी, रोबोटों ने तुरंत उसे छूना बंद कर दिया। कितना कमाल है, एक कोमल सुगंधित शरीर अचानक उस पर झपटा। कबीर थोड़ा चौंका, फिर होश में आकर झुका, उसे कमर से उठा लिया और फिर कदम दर कदम सर्पिल सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। शायद ये पहली बार था जब वो उसके जागते हुए उसके इतने करीब आया था। काश ये रास्ता कभी खत्म न हो। अगर करण को पता होता कि उसका भाई इस समय क्या सोच रहा है। खैर, जैसे जैसे कबीर और निशा ऊपर जा रहे थे, रोबोट उनके पीछे पीछे चल रहे थे, न तो बहुत दूर और न ही बहुत करीब। संतुलन बनाए रखने के लिए निशा ने अपनी बाहें उस आदमी की गर्दन में डाल दी। उसकी ठंडी और सुगंधित सांसें ले रही थी। घुमावदार सीढ़ियों पर अपने पीछे आ रहे रोबोटों के झुंड को देखकर उसे किसी अजीब कारण से यह दृश्य बहुत रोमांटिक लग रहा था। हालांकि ये गुलाबी रंग का सपना ज्यादा देर नहीं टिका। जैसे ही वो ऊपर की मंजिल पर पहुंचे और चांदी सफेद दरवाजा खोलने ही वाले थे, उनके पीछे के रोबोटों ने अचानक चटकने जैसी आवाज की और फिर अपने लोहे के हाथ उनकी ओर बढ़ा दिए। हाथों के आगे पीछे होते ही उनमें से बंदूक की नली जैसी कोई चीज निकली। निशा तुरंत चौंक गई। साला, ये सच में मारेंगे? मैंने सोचा था ये सिर्फ खिलौने हैं। क्या 5 साल के बच्चे को इतनी खतरनाक जानलेवा चीजों से खेलने देना सही है? अब वो कबीर की पालन पद्धति की आलोचना करना भी भूल गई। अब क्या करे? निशा लगभग रोने को हो गई। वो सिर्फ रेयांश को ढूंढने आए थे। इतनी मुश्किलों से क्यों गुजरना पड़ रहा है, जैसे कोई गेम खेल रहे हो। कबीर ने उसके कंधे पकड़कर उसे अपने पीछे के दरवाजे से लगा दिया, फिर अपना पूरा शरीर उसके सामने रख दिया और एक हाथ से उसकी पीठ को सहारा दिया। निशा 3 सेकंड के लिए स्तब्ध रह गई, फिर गले से आवाज निकाली, बॉस, क्या तुम्हें पता है कि दीवार से लगाने का यह पोज बिल्कुल परफेक्ट है? दीवार से लगाना, यह साफ तौर पर एक और शब्द था जिससे कबीर अपरिचित था। निशा ने सांस ली, अपना माथा रगड़ा। हल्की फुल्की छेड़खानी सबसे घातक होती है मेरे दोस्त। इतने में निशा ने अपनी आंख के कोने से देखा कि सामने का एक रोबोट सीधे कबीर की पीठ पर गोली चला रहा था। कबीर, सावधान, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कबीर ने उसे कसकर सुरक्षित रखा, एक दबी हुई कराह निकाली। कबीर, निशा पूरी तरह घबरा गई। मैं ठीक हूं। कबीर ने धीरे धीरे सिर उठाया। ठीक कैसे हो सकते हो? कबीर, कैसे हो? मैं तुम्हें। ओह, निशा को बीच में ही अचानक उल्टी आने लगी। कबीर, तुमसे बहुत बदबू आ रही है। क्या इतनी बदबू है? कबीर ने उदास चेहरे से अपना कोट उतार दिया। उसके सूट के पीछे एक चिपचिपी घिनौनी दिखने वाली चीज चिपकी थी। निशा ने नाक पकड़ ली, राहत से सांस ली कि वो ठीक था, लेकिन बेप्सी से बोली, ये क्या चीज है? क्या ये गोबर है? कबीर ने हाथ बढ़ाकर अपना कोट नीचे दूर फेंक दिया। बिना भाव के कहा, फर्मेंटेड हेरिंग, दुनिया की सबसे बदबूदार डिब्बाबंद चीज, करण का आइडिया। निशा के होंठ फड़के। करण सच में प्रतिभाशाली है। ये सिर्फ बदबूदार नहीं, बायोलॉजिकल वेपन है। बात खत्म होते ही उनके पीछे का दरवाजा अपने आप दोनों तरफ खुल गया। चलो, कबीर ने उसका हाथ पकड़ा और अंदर चला गया। हाथ पकड़ने का अंदाज बहुत स्वाभाविक था। निशा ने उनके हाथों की ओर देखा। हालांकि वो जानती थी कि कबीर बस किसी दुर्घटना से डर रहा था, फिर भी उसके मन में एक अजीब सी भावना उमड़ रही थी। नियंत्रण कक्ष में रोशनी धुंधली थी। सिर्फ कुछ दर्जन कंप्यूटर हल्की ठंडी रोशनी बिखेर रहे थे। निशा कबीर के पीछे पीछे उस जगह से गुजरी और आखिर में रेयांश को सबसे बड़ी मशीन के पास पाया। अनगिनत तारों से उलझी उस विशाल मशीन के नीचे रेयांश एक छोटी सी कुर्सी पर बैठा था।
जो उसके लिए खास बनाई गई थी। खाली नजरों से उस स्क्रीन को देख रहा था जिस पर अनगिनत प्रोग्राम चमक रहे थे। उसके बगल में एक उसके जितना ऊंचा छोटा रोबोट खड़ा था जिसकी बंदूक की नली सीधे उसकी और कबीर की ओर थी। रेयांश के ठंडे और खाली चेहरे को देखकर निशा को लगा जैसे उसका दिल किसी लोहे के पंजे ने जकड़ लिया हो। दर्द से सांस लेना मुश्किल हो रहा था। रेयांश, उसने धीरे से पुकारा। उसकी आवाज कांप रही थी। छोटू ने स्क्रीन पर घूरते हुए कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। निशा सच में डर गई। उसने पहले केवल कबीर और दूसरों से सुना था, लेकिन रेयांश को इस हालत में कभी नहीं देखा था। क्या करूं? ये सब मेरी गलती है। निशा, खुद को दोष मत दो, ठीक हो जाएगा। ऐसी स्थिति बहुत आम है, बस उसे कुछ बार पुकारो, ठीक हो जाएगा, कबीर ने सांत्वना दी। असल में कबीर ने ऐसा सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि सामने निशा थी। किसी और के साथ इतना आसान नहीं होता। निशा ने खुद को शांत करने की कोशिश की और कदम दर कदम सावधानी से उसके पास बढ़ी। छोटा रोबोट उसकी हरकतों पर प्रतिक्रिया कर रहा था, लेकिन रेयांश पूरी तरह बेखबर था। निशा रेयांश के पास पहुंची, फिर धीरे से झुकी और सावधानी से उसका छोटा हाथ पकड़ लिया। रेयांश, आंटी वापस आ गई। मुझे माफ कर दो, कल रात आंटी के साथ कुछ हुआ, इसलिए मैं वापस नहीं आ सकी। निशा उसे बता नहीं सकती थी कि क्या हुआ था और परेशानी में सिर झुकाए रही। पता नहीं कितनी देर बाद उसकी आंखों के सामने अचानक एक छोटी मुट्ठी आई। फिर वो छोटी मुट्ठी धीरे धीरे खुली और उसकी कोमल हथेली में एक गुलाबी हेयर क्लिप दिखी। क्लिप लगभग 100 छोटे छोटे गुलाबी हीरों से बना दिल था जो मशीन की ठंडी रोशनी में चमक रहा था। ये निशा ने तुरंत सिर उठाया। उसके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी दोनों थी। हालांकि छोटू के चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं था। पास खड़े कबीर ने अपने बेटे की हथेली में क्लिप पर नजर डाली और कहा, यह रेयांश का जन्मदिन का तोहफा है, मेरे लिए तोहफा। सच में हीरा है। निशा एक पल के लिए उलझन में पड़ गई। कबीर ने उसकी सोच समझ ली और समय पर समझाया, यह सिर्फ साधारण राइनस्टोन है, कीमती नहीं। लेकिन रेयांश ने इन्हें एक एक करके खुद चिपकाया है। निशा की आंखें तुरंत भर आई। क्लिप लेने के बजाय उसने रेयांश से कहा, क्या तुम आंटी के लिए यह लगा सकते हो? रेयांश ने धीरे धीरे अपनी नजर क्लिप पर टिकाई, फिर अपने छोटे हाथों से बेढंगे तरीके से क्लिप को उसके कान के पीछे लगा दिया। निशा ने क्लिप को छुआ, खुश होकर पूछा, सुंदर लग रही हूं? रेयांश ने सिर हिलाया। आखिरकार रेयांश से कोई प्रतिक्रिया मिली तो निशा अब और नहीं रुक सकी और उसने छोटू को अपनी बाहों में भर लिया। उसी समय धमाके की आवाज के साथ उसके बगल वाले छोटे रोबोट ने रंग बिरंगी पटाखों की बौछार की और जन्मदिन मुबारक का गाना बजाने लगा। निशा ने हवा में लहराती रंग बिरंगी पटाखों की बौछार को थोड़ी नम आंखों से देखा। शुक्रिया मेरे बच्चे, ये मेरा अब तक का सबसे रोमांटिक जन्मदिन है। छोटू ने उसके लिए जन्मदिन का तोहफा और सरप्राइज तैयार किया था, लेकिन उसकी उम्मीदें धीरे धीरे ठंडी और निराश हो गई और जब उससे संपर्क नहीं हो सका तो वो घबरा गया और डर गया। ये उसके लिए कितना क्रूर रहा होगा। ये सब सोचकर निशा का दिल दुखा। उसने रेयांश को कसकर पकड़ लिया। एक पल भी छोड़ना नहीं चाहती थी। कबीर उन दोनों को परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन आखिरी भाईचारे के एहसास के लिए उसे याद दिलाना पड़ा, निशा, रेयांश से उन रोबोटों को वापस बुलवाओ। अरे हां, निशा को तब याद आया कि सामने भालू जैसे रोबोटों का झुंड बगावत कर रहा था और घर तोड़ रहा था और करण की बाह अब भी उनके हाथों में थी। इसलिए उसने जल्दी से छोटू से कहा, बच्चा, क्या तुम उन्हें वापस बुला सकते हो? रेयांश ने सिर हिलाया, फिर स्क्रीन की ओर मुड़ा। अपनी छोटी उंगलियों से तेजी से कीबोर्ड पर काम करने लगा। निशा पूरी तरह हैरान थी। उसने प्रशंसा में कहा, मेरा बच्चा, तुम इतने कमाल कैसे हो? मैंने सोचा था तुम सिर्फ चित्र बना सकते हो। तुम तो बहुत प्रतिभाशाली हो। मैं पिछले कुछ सालों से टॉप स्टूडेंट हूं,
सब कुछ पागलों की तरह सीख रही हूं। लेकिन ये एक चीज है जो मुझे बिल्कुल नहीं आती, प्रोग्रामिंग, C++। ये सब मेरे लिए दुस्वप्न है। लेकिन तुम सिर्फ 5 साल के हो और इतने माहिर हो। तुम जीनियस हो। छोटू के चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों की चमक कहीं ज्यादा थी। हालांकि पास खड़ा कबीर अब और नहीं सह सका। उसने सांस ली। निशा, इस समय उसकी तारीफ मत करो। ओह, अरे हाँ, निशा को आखिर एहसास हुआ कि रेयांश ने बहुत बड़ी तबाही मचाई थी। उसने सिर खुजलाते हुए परेशानी से कबीर की ओर देखा। तुम मुझसे फिर से उसे डांटने को नहीं कहोगे ना? उसने मुझसे पहले जो भी वादे किए थे वो सब निभाए। उसने भूख हड़ताल बंद की, कूड़ा फैलाना बंद किया। लेकिन क्या हुआ? उसके तरीके और भी उन्नत हो गए। अगर मैं इस बार उसे रोकूं तो अगली बार और भी उन्नत तरीके निकाल लेगा। तो कबीर, रेयांश के लिए यह संभव है। निशा ने कंधे उचकाए। निष्कर्ष ये है कि मैं उसके बारे में कुछ न कहूं तो बेहतर होगा। असल में स्वार्थ से बाहर वो इस स्थिति में रेयांश को डांटना नहीं चाहती थी। उसे उस पर बहुत तरस आ रहा था। उससे एक कठोर शब्द कहने का समय ही नहीं था। अच्छी बात यह थी कि कबीर ने आखिर में उसे मजबूर नहीं किया। असल में उसके सिद्धांत निशा के सामने बेकार थे। तीनों खुली पर्यटक गाड़ी में वापस घर लौटे। निशा ने हैरानी से देखा कि जो रोबोट पहले हंगामा मचा रहे थे अब सड़क के किनारे 2 कतारों में सीधे खड़े थे, जैसे उनका स्वागत कर रहे हों। यह दृश्य काफी शानदार था। इकलौती चीज जो माहौल खराब कर रही थी वो थी बगल से आ रही तेज चीख। भाई, तुम लोग इतनी देर क्यों लगा दी? मेरी बाह उखड़ गई। बाह उखड़ी है और इतनी चीख रहे हो। निशा ने उसकी तरफ आंखें घुमाई, नीचे उछलकर उसकी बाह पकड़ी, खींचा, ऊपर किया और चटका दी। करण ने सुअर की तरह चीख मारी। निशा ने उसकी बाह थपथ पाई। चीखना बंद करो, अब ठीक हो गई, हिलाकर देखो। है? करण ने पलकें झपकाई, फिर अपनी बाह हिलाई। सच में ठीक हो गई थी, लेकिन वो अब भी बेचैनी से बड़बड़ाया। तुमने गलत तो नहीं जोड़ दिया? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे बहुत अनुभव है, निशा ने विश्वास से कहा। करण ने शक से उसे देखा। तुम्हें ऐसी चीजों का अनुभव कैसे है? निशा, क्योंकि मैं राजवीर से बहुत लड़ती थी। उसकी बाह कई बार उखड़ गई, मैं ही जोड़ती थी। करण, पक्का लड़ाई थी? सिर्फ तुम उसे पीटती थी ना? मुझे अपने भाई के भविष्य की चिंता हो रही है, कहीं घरेलू हिंसा का शिकार न हो जाए। अरे, वो तो खुश होगा। जब से निशा वापस आई, छोटू पूरी तरह पालतू मोड में आ गया था। उसके पीछे पीछे घूम रहा था, उसे छोड़ना नहीं चाहता था। नीचे लिविंग रूम में करण भी पालतू मोड में आ गया था, कबीर के पीछे पीछे घूम रहा था। भाई, प्यारे भाई, तुम दोनों सारी रात क्या कर रहे थे? कबीर ताजी बनी कॉफी का कप लिए आराम से सोफे पर बैठ गया। बात करो। करण का गला घुट गया। वो हड्डी न मिले पिल्ले की तरह निराश हो गया। ठीक है, भूल जाओ मैंने पूछा। जो काम मैंने तुमसे कहा था वो कैसा चल रहा है? कबीर ने पूछा। करण तुरंत गंभीर मोड में आ गया और गंभीरता से कहा, वो पहले ही शुरू हो चुका है। 1 महीने के अंदर राकेश गुप्ता की फेंगरुई रियल एस्टेट जरूर मुंबई की कंपनियों की सूची से हट जाएगी। निशा के बारे में क्या? करण ने सोचकर फिर कहा, क्योंकि उस समय प्रोडक्शन टीम ने खबर को दबा दिया था, इसलिए मुझे समय पर पता नहीं चला। अब जहां तक बात है, ये साजिश रचने वाला अब खबर को छुपा नहीं सकता। ये पहले से ही ऑनलाइन फैल चुकी है। बुरी बात यह है कि प्रॉप मास्टर ने एक इंटरव्यू में गवाही दी कि निशा ने उसे रिश्वत देकर प्रॉप से छेड़छाड़ करवाई। तो अब ये सिर्फ जनता की राय का मामला नहीं रह गया है। अगर नंदिनी मेहता ने मामला दर्ज करवाया तो निशा को पुलिस पूछताछ के लिए भी बुला सकती है। कबीर की भौहें भयानक क्रोध से सिकुड़ गई। वो मानो सोफे पर नहीं बल्कि खोपड़ियों के सिंहासन पर बैठा था। हर शब्द बर्फ जैसा ठंडा था। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा सहारा हो तो उसके एक बाल भी कौन बांका कर सकता है। करण ने जल्दी से शांत कराया, फिर उत्सुकता से आगे बढ़ा। भाई, फिक्र मत करो, मैंने पहले ही उस प्रॉप मास्टर के घर में चुपके से सुनने और निगरानी के उपकरण लगवा दिए हैं।
वो इस समय जरूर पीछे वालों से संपर्क करेगा, तो हमें सबूत मिलने की चिंता नहीं है। देखते हैं फिर कौन जेल जाता है। कबीर ने अप्रसन्नता से मेज पर उंगली थरपाई। दक्षता। करण ने सुनकर नाराजगी से बड़बड़ाया, ये तरीका बहुत अच्छा है। दक्षता में क्या कमी है? कबीर ने टीवी कैबिनेट के नीचे छिपी जगह से एक बंदूक निकाली और सीधे उसके सामने फेंक दी। करण के होंठ फड़के। साला, ये तो बहुत सीधा और सरल है, बिल्कुल कलात्मकता नहीं है। दोनों बात कर ही रहे थे कि ऊपर से कदमों की आहट सुनाई दी। कबीर ने शांति से बंदूक वापस रख दी, फिर कोमल आंखों से आने वाले की ओर देखा। रेयांश सो गया? हां, आखिरकार सुला ही दिया, निशा ने जल्दी से जवाब दिया। कबीर, मुझे कुछ जरूरी काम है, थोड़ी देर बाहर जाना है। मैंने रेयांश के लिए नोट छोड़ दिया है और फोन पूरी तरह चार्ज है, कभी भी संपर्क कर सकते हो। 3 घंटे में वापस आ जाऊंगी। बस चलती हूं, बाद में मिलते हैं। इतना कहकर वो हवा की तरह भाग गई। करण ने ठुड्डी सहलाई। भाई, भाभी इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है? कबीर ने लड़की के जाने की दिशा में गहरी नजर से देखा, फिर करण को निर्देश दिया, कोई उसके पीछे भेज दो। निशा का इस समय अचानक जाना बिल्कुल साधारण नहीं था। अगर रेयांश को अकेला छोड़ना उचित नहीं होता तो वो खुद जाता। दूसरों को क्यों ढूंढूं, मैं ही चलता हूं। करण ने तुरंत और खुशी से ये काम स्वीकार कर लिया। करण एक साधारण सी काली गाड़ी में घर से निकला। मुश्किल से उस मोटरसाइकिल का पीछा कर पा रहा था जिस पर निशा तेजी से जा रही थी। 20 मिनट बाद वो निशा के पुराने अपार्टमेंट के सामने रुका। हालात पर नजर रखते हुए कबीर को रिपोर्ट कर रहा था। अपने अपार्टमेंट में लौटकर निशा ने तुरंत अलमारी के नीचे से एक धातु का डिब्बा निकाला और उसकी सामग्री को ध्यान से जांचा और पोंछा। निशा ने अपने फोन पर समय देखा, लापरवाही से सामान बैग में रखा और जल्दी से नीचे चली गई। दूर ही करण ब्लूटूथ हेडसेट पर दूसरी तरफ के व्यक्ति को रिपोर्ट कर रहा था। निशा अपार्टमेंट गई और 5 मिनट से भी कम समय में नीचे आ गई। अब वो शिवाजी रोड के बाहरी इलाके की ओर जा रही है। आधे घंटे बाद निशा आखिरकार रुकी। करण ने आसपास के जर्जर घरों को देखा, फिर हैरानी से कहा, है क्या ये वही जगह नहीं है जहां प्रॉप मास्टर सुधीर रहता है? निशा यहां अकेले क्या कर रही है? क्या वो उससे बहस करने आई है? कितनी भोली है। निगरानी चालू करो। ब्लूटूथ हेडसेट के दूसरी तरफ से बर्फ जैसी ठंडी आवाज आई। अरे हां, मैं तो भूल ही गया था। करण ने जल्दी से गाड़ी की पिछली सीट से लैपटॉप उठाया। भाई, 1 मिनट रुको, मैं फोन पर लाइव स्ट्रीम कर देता हूं। करण की बात खत्म न होने पाई। उसने अचानक देखा कि उसका कंप्यूटर काम नहीं कर रहा था। उसका चेहरा बिगड़ गया। उसने बेबसी से कहा, भाई, तुमने मेरा कंप्यूटर हैक कर लिया। मैंने पहले ही कहा था कि फोन पर स्ट्रीम कर दूंगा। इतनी जल्दी क्या थी? सुधीर को सेट पर अच्छी सैलरी मिलती थी, लेकिन जुए की आदत के कारण उसके पास न सिर्फ कोई बचत थी बल्कि कर्ज का पहाड़ भी था। इसलिए वो इस उपनगरीय बस्ती में रहता था। निशा ने सेट पर उसे दूसरों के साथ शराब पीते और बातें करते सुना था। खट खट खट। निशा ने 3 बार दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। निशा ने दरवाजा खटखटाना जारी रखा जब तक कि अंदर से जोरदार धमाके की आवाज नहीं आई। फिर चप्पलों के घिसटने की आवाज और जंग लगा लोहे का दरवाजा अंदर से खुला। इतनी सुबह कौन मरवाने आया है? सुधीर का चेहरा अचानक बदल गया जब उसने देखा कि दरवाजे के बाहर निशा थी। सुधीर सर, कैसे हैं? निशा ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। सुधीर पहले दरवाजा बंद करना चाहता था, लेकिन उसकी आंखें चारों तरफ घूमी। फिर उसने मन बदल लिया और आलस्य से बोला, अरे, ये कौन आया है? निशा जी, अंदर आइए। निशा घर में घुसते ही उसे बदबू की तेज झोंका लगा। शराब की तेज गंध, बदबूदार मोजों की गंध और फफूंद की गंध, ये सब उस सुबह की बदबूदार डिब्बाबंद मछली की तरह ही था जहां मन करे बैठ जाइए। सुधीर ने सिगरेट सुलगाई, फिर उसकी बदनियत आंखें निशा पर टिक गई। बेशर्मी से उसके शरीर के हर हिस्से को घूर रही थी। निशा कमरे में एकमात्र अपेक्षाकृत साफ कुर्सी पर बैठ गई और सीधे मुद्दे पर आ गई।
चलो बात घुमाए नहीं। सुधीर सर को पता ही होगा कि मैं क्यों आई हूं। मुझे आपका बयान चाहिए। कृपया सच बताइए। ये सब नंदिनी मेहता की साजिश थी। मैंने नहीं आपको रिश्वत दी थी कि उस पर झूठा आरोप लगाओ। ये सुनते ही सुधीर हंस पड़ा और उसे ऐसे देखा जैसे उसकी पोल खोल दी हो। छोटी लड़की, तुम रिकॉर्ड कर रही थी, है ना? मुझसे कुछ उगलवाना चाहती थी? है, तुम बहुत भोली हो। माफ करना, मैंने रिपोर्टर को जो बताया वो सच था। सुधीर के चेहरे पर पूरी उदासीनता थी। फिर उसकी आंखों में चालाकी चमकी। जब तक तुम कीमत चुका सको। निशा की आंखें हल्की सिकुड़ गई। उसे इसकी उम्मीद थी। नंदिनी से पैसे लेने के बाद सुधीर भागेगा नहीं, बल्कि जुआ खेलता रहेगा और अंत में सब कुछ फिर से हार जाएगा। दोनों तरफ से पैसे ऐंठना चाहते हैं। अगर मैं मना कर दूं तो? निशा ने उसे अधखुली मुस्कान से देखा। सुधीर की नजर उसकी छाती और कूल्हों के बीच बुरी तरह घूम रही थी। उसने ठुड्डी सहलाते हुए कहा, पैसे नहीं तो पैसे कमाने के और भी तरीके हैं। अगर निशा जी मुझसे एक बार सो जाए तो मैं तुम्हें कुछ दिलचस्प बातें बता सकता हूं। ये शब्द साफ थे कि अगर वो बयान चाहती है तो या तो पैसे दो या उसके साथ सो जाओ। असल में सुधीर जैसे चालाक व्यक्ति के साथ उसे संतुष्ट करने के बाद भी बयान मिलने की संभावना बहुत कम थी और वो धोखा भी खा सकती थी। इधर नीचे गाड़ी में मॉनिटर पर यह दृश्य देखकर करण ने हेडसेट के दूसरी तरफ अपने भाई को घबराकर चेतावनी दी, भाई शांत रहो, उत्तेजित मत हो, कृपया उत्तेजित मत हो। मेरी छोटी नोटबुक पर दया करो। मेरी हार्ड ड्राइव में सैकड़ों गीगाबाइट का खजाना है। ऊपर तुरंत हेडसेट में आवाज ने आदेश दिया, हा, मैं अभी जाता हूं। मॉनिटर पर सुधीर को कदम दरकदम निशा की ओर बढ़ते देख करण ने अपना लैपटॉप पकड़ा और भागने लगा। उसी समय सुधीर निशा की कुर्सी के पास आया, अपनी बाहें कुर्सी के आर्मरेस्ट पर रखी और तेजी से सांस लेने लगा। कैसा रहेगा? ये सौदा कम नहीं है ना? न सिर्फ तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, बल्कि मजा भी आएगा। निशा ने आंखें नीची कर ली। उसकी अभिव्यक्ति छाया में छिपी हुई थी और उसके लाल होठों से एक हल्की तिरस्कार भरी हंसी निकली। अगले ही पल सुधीर को अपनी कमर पर कुछ ठंडा और कठोर दबता हुआ महसूस हुआ। उसने नीचे देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी कमर पर एक काली बंदूक की नली थी। तू सुधीर की पहली प्रतिक्रिया भागने की थी। तभी पीछे से निशा की ठंडी आवाज आई, भागो, देखते हैं तुम तेज भाग सकते हो या मेरी गोलियां। सुधीर पसीने से तरबतर हो गया। उसने सख्त होकर मुड़कर हल्की हंसी दी। छोटी लड़की, तुमने तो मुझे डरा दिया। खिलौने वाली बंदूक से मुझे बेवकूफ बना रही हो। चलाओ, अगर हिम्मत है तो चलाओ। चलो, यहां चलाओ। निशा की उंगलियां हल्की सी हिली और क्लिक की आवाज के साथ बंदूक की नली पर एक काली ट्यूब जैसा साइलेंसर लग गया। फिर उसने ट्रिगर दबा दिया। फूस की आवाज के साथ गोली सुधीर की बाह को रगड़ती हुई निकल गई और जमीन पर चमकती हुई एक लकीर छोड़ गई। पूरी प्रक्रिया 3 सेकंड से भी कम में हुई। सुधीर ने अपनी जलती हुई बाह पकड़ ली और जोर से घुटनों के बल गिर गया। दीदी, बड़ी दीदी, शांत रहिए। ये असली बंदूक है, ये मजाक नहीं है। बयान। निशा ने एक वॉइस रिकॉर्डर उसकी ओर फेंका। अपने फोन पर समय देखा और बहुत अधीर लग रही थी। रेयांश अब भी घर में सो रहा है। अगर वो जल्दी उठ गया और मुझे नहीं देखा तो जरूर चिंता करेगा। वो जल्दी वापस जाना चाहती है। मैं रिकॉर्ड करता हूं, अभी रिकॉर्ड करता हूं। सुधीर ने हड़बड़ाकर रिकॉर्डर पकड़ा और उसे चालू करके रिकॉर्ड करने लगा। निशा नहीं, निशा ने मुझे रिश्वत नहीं दी। किसी और ने मुझे पैसे देकर तलवार से छेड़छाड़ करवाई, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो कौन है। मुझे एक अनाम ईमेल मिला था जिसमें उस व्यक्ति ने मुझे ऐसा करने को कहा और सीधे मेरे खाते में 1 लाख रुपए जमा कर दिए। कहा कि काम पूरा होने के बाद और 1 लाख देंगे। सुधीर ने सावधानी से निशा पर नजर रखते हुए कहा,
उसके सामने वाली औरत बहुत अधीर और उदास लग रही थी। उसकी आंखें लाल थी और उसकी उंगलियां बंदूक की नली पर बेचैनी से फिर रही थी। वो किसी मानसिक रोगी हत्यारिन की तरह लग रही थी, जिससे रोंगटे खड़े हो जाते थे। करण, जो अभी अंदर घुसकर बचाने वाला था, मॉनिटर पर स्थिति पूरी तरह उल्टी देखकर वही सन्न रह गया। अकेले, साला, वो तो बंदूक लेकर आई थी। साला, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो बंदूक बेरेटा 92F है। उसे कहां से मिली? करण हैरान था। इतना कहकर उसके दिमाग में एक दुखद विचार आया। आज नौकरानी बचाने की उसकी दूसरी कोशिश भी विफल हो गई। कमरे के अंदर सुधीर निशा के हाथ में बंदूक को घूर रहा था। डर था कि वो बिना किसी चेतावनी के फिर से गोली चला देगी, जैसे पहले किया था। कोई मौका नहीं देती। बहुत बेरहम है। मैं सच कह रहा हूं। एक शब्द भी झूठ नहीं, वरना बिजली गिरे। निशा ने कुछ नहीं कहा। यह स्पष्ट नहीं था कि वो मानती है या नहीं। वो बंदूक को अपने हाथ में घुमा रही थी, लगभग उंगलियों पर घुमा रही थी। छोटी दीदी, सावधान रहिए, कहीं गलती से चल न जाए। सुधीर इतना डर गया कि लगभग पेशाब निकल गया। उसने जल्दी से कांपते हुए कहा, अगर तुम चाहो कि मैं झूठी गवाही दे दूं कि अमुक। नंदिनी मेहता ने उकसाया, तो वो भी हो सकता है, बिना शर्त। तुम्हारी हर शर्त मानूंगा। तुम जिसे कहोगी वही होगा। झूठी गवाही? उसे तो अकाट्य सबूत चाहिए। निशा ने बंदूक की नली से अपनी ठुड्डी थपथपाई, फिर बोली, जिस खाते से तुम्हें पैसे ट्रांसफर किए गए, उसका बैंक विवरण और जो ईमेल उन्होंने भेजे, वो मुझे दे दो। ठीक है, मेरे कंप्यूटर पर है, मैं अभी ले आता हूं। लेकिन ईमेल अनाम है और खाता भी अनाम विदेशी खाता है, शायद तुम्हारे काम ना आए। सुधीर ने कहा, फिर कंबल के नीचे से एक लैपटॉप निकाला और उसे दूसरी पार्टी के ईमेल और रेमिटेंस विवरण दिखाए। निशा ने उस पर एक नजर डाली और पुष्टि करने के बाद कि कोई समस्या नहीं है, बोली, ये कंप्यूटर अब मेरा है, कोई आपत्ति? सुधीर ने जोर से सिर हिलाया, नहीं, दादी, जो चाहो ले लो। निशा ने तिरस्कार से कहा, हां, दीदी से सीधे दादी बना दिया। इस तरह के बदमाश से बात करने का कोई फायदा नहीं। अगर सौदेबाजी करोगे तो वो फायदा उठाएगा, अगर चालाकी करोगे तो वो और चालाक हो जाएगा। इसलिए एकमात्र तरीका है बल का बल से मुकाबला। ये पहली बार था जब उसने देश लौटने के बाद ये बंदूक इस्तेमाल की थी और वो घबरा नहीं सकती थी। अच्छी बात थी कि वो एक अच्छी अभिनेत्री थी और जब तक वो इसे अभिनय मानती, तुरंत शांत हो सकती थी। उसने यादृच्छिक रूप से एक मानसिक रोगी हत्यारिन का किरदार चुना और अभिनय किया। लगता है काम कर गया। अभिनय उसका प्रिय पेशा था और खुद की रक्षा का साधन भी। तो दादी, और कुछ चाहिए? सुधीर ने घबराकर पूछा, जब उसने देखा कि वो अब भी जाने का कोई संकेत नहीं दे रही थी। निशा ने उसे सोच समझ कर देखा। उसकी नजर तीखी और बेचैन करने वाली थी। मैं सोच रही हूं। क्या सोच रही हो? बेशक सोच रही हूं कि तुम्हें मारकर मुंह बंद कर दूं या नहीं। क्या पता तुम बाद में कहीं बता दो कि मैंने तुमसे जबरन बयान लिया। निशा ने सच्चाई से कहा और उसका चेहरा बहुत गंभीर लग रहा था। सुधीर के पैर कांप गए। वो लगभग फिर से उसके सामने गिर पड़ा। मैं कैसे बता सकता हूं? 100 जाने हो तो भी हिम्मत नहीं। वो सच कह रहा था। वो एक बदमाश था जो कमजोरों को परेशान करता था और ताकतवरों से डरता था। निशा ने इस बार उसे सच में डरा दिया था। उसने कभी सोचा नहीं था कि इतनी नाजुक और कमजोर दिखने वाली लड़की इतनी भयानक हो सकती है। वो उसकी भयानक आंखों में सीधे देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। डर था कि उस रात सपने में भी वो आ जाएगी। निशा हल्के से मुस्कुराई और बंदूक की नली से उसके गाल को थपथपाया। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मारकर मुंह नहीं बंद करूंगी, बल्कि तुम्हें पैसे भी दूंगी।
सुधीर की पहली प्रतिक्रिया माफी मांगने की थी। नहीं, नहीं, दादी, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में आकर बकवास कर रहा था। मैं तुमसे पैसे लेने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? किसने कहा मैं तुम्हें पैसे दूंगी? निशा ने उसे लात मारी। सुधीर लड़खड़ाकर उठा। उसके चेहरे पर पूरी मासूमियत थी। लेकिन तुमने अभी कहा था। वो सच में सामने वाले व्यक्ति के अप्रत्याशित मूड स्विंग से पागल हो रहा था। निशा ने उसे एक ठंडी नजर से देखा। घर पर रहो और मेरे मैसेज का इंतजार करो। जब तक तुम ठीक से काम करोगे, ढेर सारे पैसे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वरना है, वो अब भी उससे संपर्क करेगी। उससे सब कुछ ले लिया, अब उनका कोई संपर्क नहीं होना चाहिए। वो उसे अब भी क्यों परेशान कर रही है? उसे पैसे नहीं चाहिए, उसे अपनी जान चाहिए। सुधीर के पास शुक्रिया अदा करने और उसे विदा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। नीचे जाने के बाद निशा ने हेलमेट पहना, इंजन चालू किया और सीधे मल्होत्रा विला की ओर चल दी। जब वो मल्होत्रा विला पहुंची तो उसने कबीर से मिलने का वादा किया था। उससे 1 घंटे पहले ही पहुंच गई। लिविंग रूम में प्रवेश करते ही कबीर वैसे ही सोफे पर बैठा था जैसे उसने छोड़ा था। लगता था उसने अपनी मुद्रा नहीं बदली थी। निशा ने कुछ नहीं सोचा और तुरंत पूछा, कबीर, मैं वापस आ गई। बच्चा उठा। नहीं। अच्छा, तो मैं ऊपर जाकर देखती हूं। 1 मिनट रुको। कबीर ने अचानक उसे रोका। क्या हुआ? निशा को लगा कबीर का स्वर थोड़ा अजीब था। तुम कहाँ गई थी? कबीर का स्वर शांत और सम था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शांत पानी के नीचे धाराएं बह रही हों। निशा ने सहज रूप से खतरा महसूस किया और जल्दी से बोली, बस कुछ निजी काम था। अब सब ठीक हो गया। मैं अब ऊपर जाती हूं। अभी वो खिसकने ही वाली थी कि अचानक एक हाथ ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया और अगले ही पल निशा को एक मजबूत बल ने अनायास खींच लिया और वो सोफे पर गिर गई। सटीक कहें तो वो कबीर की बाहों में गिर गई। निशा चौंक गई, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात थी। कबीर, तुम क्या कर रहे हो? कहाँ हाथ लगा रहे हो? कबीर ने उसकी पूरी तरह अनदेखी की और उसके शरीर को टटोलना जारी रखा। अरे, अगर तुम ऐसा करते रहे तो मैं जवाबी हमला करूंगी। अगर तुम्हें चोट लग गई तो मुझे मत दोष देना। तो करो। निशा लगभग पागल हो गई। साला, कबीर, तुम आखिर क्या चाहते हो? तुम जानते हो कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती, है ना? कबीर ने बिना भाव के उसे देखा। क्यों नहीं पहुंचा सकती? मैं? क्योंकि हां, क्यों? अगर कोई और होता तो उसकी पहली प्रतिक्रिया जरूर उसे पीटना होता। निशा अभी सवाल का जवाब सोच ही रही थी कि कबीर का हाथ खतरनाक रूप से उसकी कमर के पीछे किसी वस्तु पर पहुंच गया। निशा की आंखें तुरंत सतर्क हो गई। उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसकी कमर के पीछे छिपी बंदूक एक पल में कबीर के हाथ में आ गई। कबीर ने बंदूक अपने सामने की कॉफी टेबल पर फेंक दी। उसका आमतौर पर उसके प्रति कोमल चेहरा अब बर्फ जैसा ठंडा था और उसके शब्द बर्फ की धार की तरह थे। समझाओ। निशा को अचानक वैसा ही तनाव महसूस हुआ जैसे टीचर ने परीक्षा में नकल करते पकड़ लिया हो। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने उंगलियां घुमाई, जितना हो सके हल्का भाव रखने की कोशिश की और बोली, है, ये नकली है, खिलौना है, मैंने खेलने के लिए खरीदा था। सच? खिलौने को साइलेंसर की जरूरत होती है? कबीर ने उसकी तरफ देखा, बंदूक उठाई और सामने के कोने में रखी हथेली के आकार की सफेद जेड की फूलदानी पर एक गोली चला दी। फूलदानी तुरंत चकनाचूर हो गई। निशा का बनावटी शांत चेहरा उस फूलदानी की तरह टूट गया। हवा में घातक सन्नाटा छा गया। बहुत देर बाद निशा ने गले से आवाज निकाली, हाँ, बॉस, तुम्हारी निशानेबाजी कमाल है, लेकिन तुम बहुत फिजूल खर्ची हो। वो फूलदानी बहुत महंगी होगी, है ना? कबीर की नजर ठंडी थी।
अगर बात नहीं करनी तो मत करो। निशा ने निराशा से सिर झुका लिया। लेकिन तुमने ऐसा चेहरा बना रखा था, मानो अगर मैं सच न बताऊं तो रिश्ता तोड़ दोगे। ये बिल्कुल ईमानदारी से नहीं कह रहे थे। ईमानदारी से कबूल करने के अलावा उसके पास कोई चारा था? निशा ने सांस ली और उसे पूरी कहानी बताने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने तुमसे पहले बताया था न कि प्रॉप में समस्या के कारण गलती से नंदिनी घायल हो गई। अब प्रॉप मास्टर जिद कर रहा है कि मैंने उसे रिश्वत देकर प्रॉप से छेड़छाड़ करवाई। क्या वो मुझे मार डालना चाहता है? उसके एक वाक्य से न सिर्फ मेरा करियर बर्बाद होगा, बल्कि मैं जेल भी जाऊंगी। कबीर ने उसे ध्यान से देखा तो निशा ने हल्की खांसी ली और हकलाते हुए बोली, तो मैं गई और उस लड़के से जबरन सच बुलवा लिया। उसकी लापरवाही देखकर कबीर का चेहरा तूफानी हो गया। निशा, क्या तुम्हें पता है तुम कितना खतरनाक काम कर रही हो? तुम एक लड़की हो। निशा ने सिर झुकाकर कहा, मुझे पता है, मुझे पता है, लेकिन मैं मजबूर थी, है ना? तुम सुधीर को नहीं जानते, वो पूरा बदमाश है। उस तरह के आदमी से निपटने का एकमात्र तरीका यही सीधा और सरल तरीका है। मैंने तुमसे कहा था, मुझसे मदद मांग सकती हो। तुम मुझसे पूछने के बजाय इतना खतरनाक तरीका चुनोगी? कबीर की आंखों में भारी निराशा थी। उस नजर ने उसके दिल में एक अजीब, तेज दर्द पैदा कर दिया। यह पहली बार था जब कबीर उससे इतना नाराज हुआ था। निशा बेचैन हो गई। नहीं, नहीं, मैं। आखिर में उसने सांस ली। उसका सिर दुख रहा था। मुझे बस आदत हो गई है, सब कुछ खुद हल करने की आदत, किसी पर निर्भर न रहने की आदत। दोनों फिर चुप हो गए। खांस, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पास बंदूक है? निशा को अचानक याद आया और उसने शक की नजर से पूछा। गंध, कबीर ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। ओह, ऐसा है, बारूद की गंध। मैंने सोचा नहीं था कि बॉस की सूंघने की शक्ति इतनी तेज होगी। है, कबीर का चेहरा अब भी बर्फ जैसा ठंडा था। कम से कम 1000 साल की ठंडक थी। चापलूसी करने की कोशिश विफल। निशा बेबस लग रही थी। कबीर, मैं तुमसे मदद मांगना नहीं भूली, बस ये इतनी छोटी बात है, तुम्हें खुद इसमें पड़ने की क्या जरूरत थी? ये तो बंदूक लेकर मच्छर मारने जैसा है। लेकिन अब मुझे सच में तुमसे एक काम चाहिए, बहुत जरूरी। मैंने सोचा है यही एक चीज है जिसमें तुम मेरी मदद कर सकते हो। तुम मदद न करो तो भी मैं तुमसे चिपकी रहूंगी। इस बार, हालांकि कबीर का चेहरा अब भी ठंडा था, उसने आखिरकार उसकी तरफ देखा और कहा, बोलो। निशा ने राहत की सांस ली और जल्दी से बोली, बात यह है, हालांकि मैंने सुधीर का बयान और दूसरी पार्टी द्वारा भेजे गए ईमेल और रेमिटेंस विवरण प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन ये सबूत सिर्फ मेरा नाम साफ कर सकते हैं। ये पता नहीं चल सकता कि पीछे कौन है। दुश्मनी का बदला न लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मामला इतनी आसानी से छोड़ना बहुत आसान होगा। इसलिए मैं सोच रही थी कि क्या उसके खाते की जानकारी और आईपी एड्रेस को क्रैक करने का कोई तरीका है। ये छोटा बच्चा इतना कमाल है, ये तुम्हारे अच्छे जीन्स की वजह से है, बॉस। तो तुम इस क्षेत्र में और भी कमाल होगे, बॉस। तुम्हारे पास कोई तरीका होगा, है ना? है न? है ना? निशा ने हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखें उम्मीद से चमक रही थी। एक ओर वो कबीर को खुश करना चाहती थी, दूसरी ओर उसे सच में मदद की जरूरत थी। कबीर 3 सेकंड चुप रहा, फिर बोला, हूं। सच? सच में तुम्हारे पास कोई तरीका है? निशा लगभग उत्साह से उछल पड़ी। कितना समय लगेगा? 1। कबीर मूल रूप से 1 घंटा कहना चाहता था, लेकिन बात खत्म होने से पहले उसने मन बदल लिया। 1 रात। इतनी जल्दी? बहुत अच्छा। निशा बहुत खुश हुई और जल्दी से अपने बैग से लैपटॉप निकाला। ये वो लैपटॉप है जो मैंने सुधीर से लिया था। और कुछ चाहिए? मैं ला दूंगी। जरूरत नहीं, कबीर ने कहा और सीधे ऊपर चलने लगा। निशा तुरंत उत्सुकता से उसके पीछे चल दी। अध्ययन कक्ष में पहुंचकर निशा ने तुरंत कबीर के लिए कुर्सी खींची
नोटबुक उसके सामने मेज पर रख दी और फिर उसके लिए पानी लाने दौड़ी। कबीर ने उसकी तरफ एक नजर देखा, फिर कुर्सी पर बैठ गया। कबीर ने अपना लैपटॉप निकाला, दोनों कंप्यूटरों को डेटा केबल से जोड़ा, उसके द्वारा बताए गए सबूत देखे, कुछ सॉफ्टवेयर खोले और फिर स्क्रीन पर बक्सों में कोड की एक जटिल श्रृंखला दर्ज की। निशा उत्सुकता से मेज पर झुककर देखने लगी, लेकिन स्वाभाविक रूप से उसे कुछ समझ नहीं आया। वो पूरी तरह चकित और हैरान थी। कबीर टाइप कर ही रहा था कि अचानक उसे अपने पास हल्की सांसों की आवाज सुनाई दी, तो उसकी उंगलियां अचानक रुक गई और उसकी भौहें सिकुड़ गई। क्या हुआ? कोई समस्या है? निशा ने बेचैनी से पूछा। कबीर का स्वर थोड़ा ठंडा था। दूर हटो। इतना करीब होने से ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो रहा था। ओह! निशा तुरंत मुरझाए बैंगन की तरह सिर झुकाकर कमरे के सबसे दूर कोने में सोफे पर जाकर बैठ गई। लड़की की दयनीय हालत देखकर कबीर उसे सांत्वना देना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। निशा ने एक तकिया गले लगा लिया। चुपचाप कबीर के प्रोफाइल को देखती रही, जो लगन से काम कर रहा था। उसने मन ही मन आश्चर्य किया। कहते हैं आदमी काम करते समय सबसे सुंदर लगता है। सच है। कुछ देर तक अध्ययन कक्ष में सिर्फ कीबोर्ड टाइप करने की हल्की आवाज सुनाई देती रही। निशा बहुत देर तक हिचकिचाती रही। आखिर में रह न सकी और पूछ बैठी, कबीर, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूं? पूछो। क्यों? क्यों नहीं पूछा? क्या पूछना है? निशा ने अपनी बंद मुट्ठी कस ली। बंदूक के बारे में पूछो। क्या तुम नहीं पूछोगे कि मेरे पास बंदूक क्यों है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं कई मायनों में तुम्हारी कल्पना से अलग हूं? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं डरावनी हूं? कबीर, नहीं लगता। निशा, ओह! कबीर ने नहीं पूछा, लेकिन निशा को गिल्ट हो रहा था। उसने हमेशा उसके साथ दोस्ती की, बिना किसी शर्त के उसकी मदद की, लेकिन उसने सब कुछ अपने तक ही रखा। इसलिए भले ही कबीर ने जोर नहीं दिया, निशा ने फिर भी पहल करके कहा, तुम जानते हो, अमेरिका में सुरक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और वहां बंदूक रखना कानूनी है। मैंने वहां रहते हुए बंदूक चलाना सीख लिया था। हालांकि ये बंदूक अनियमित चैनलों से भारत आई थी। मैं ठीक से नहीं जानती कैसे, एक दोस्त ने दी थी और उसने मुझे निशानेबाजी भी सिखाई थी। ये सिर्फ आपात स्थिति में आत्मरक्षा के लिए है और देश लौटने के बाद मैंने इसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया है। कबीर ने अपना काम रोक दिया। तुम्हारा दोस्त कौन है? ये सवाल सुनते ही निशा शर्मिंदगी से सिर खुजलाने लगी। वो वही पूर्व प्रेमी है जिसका मैंने तुमसे जिक्र किया था, जिससे मैंने एक दिन डेट किया था। वो आदमी फिर से, अगर सिर्फ एक दिन डेट किया तो इतना अधिक संपर्क क्यों था? कबीर का चेहरा तुरंत बहुत तीखा हो गया। क्या तुम जानती हो कि इस तरह की बंदूकों के परिवहन चैनल 3 लाइनों पर एकाधिकार रखते हैं? चाहे तुम्हारा दोस्त किसी भी लाइन से जुड़ा हो, वो ऊपर वालों का महत्वपूर्ण निशाना है। उस हीरे सहित उसके भी वैध स्रोत होने की संभावना नहीं है। निशा ने सिर झुकाकर बड़बड़ाया, मुझे पता है। तुम्हें पता था? कबीर का चेहरा और काला पड़ गया। उसे पता था और फिर भी उस तरह के व्यक्ति के साथ रही। उसकी पृष्ठभूमि जानने का मतलब उसकी स्थिति और भी खतरनाक थी। निशा ने जल्दी से समझाया, उसकी पृष्ठभूमि थोड़ी खतरनाक हो सकती है। मैं माफी चाहती हूं। मैं उसकी पहचान नहीं बता सकती, लेकिन वो मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मैं पक्का कह सकती हूं। बात खत्म होते ही उसने साफ देखा कि कबीर का चेहरा बहुत बुरा था। इस समय निशा को ऐसा लग रहा था जैसे वो एक शरारती बच्चा हो जो गलती करके मां बाप के हाथों पकड़ा गया हो। वो इतनी घबराई हुई थी कि अपनी उंगलियां घुमा रही थी और आवाज नहीं कर पा रही थी। महाराक्षस जब नाराज होता है तो बहुत डरावना होता है। बहुत देर बाद कबीर ने आखिरकार बोलना शुरू किया, बंदूक मुझे दे दो। निशा के उस आदमी के बचाव वाले शब्दों ने उसकी समझ लगभग नष्ट कर दी थी। ओह! निशा ने तुरंत आज्ञाकारी रूप से बंदूक उसे दे दी। क्या करोगे?
कबीर ने बिना किसी हिचक के ले लिया। जब्त। निशा तुरंत दौड़कर उसके पास आई और रोने लगी। आह, नहीं, ये मेरा ताबीज है। मैं वादा करती हूं, मैं इससे नहीं खेलूंगी। किसी को पता नहीं चलेगा। कबीर ने उसे एक ठंडी नजर से देखा, दराज खोली, दूसरी बंदूक निकाली और उसे दे दी। अब से ये इस्तेमाल करना। जब निशा ने कबीर द्वारा दी गई बंदूक देखी तो उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। वो नहीं बता सकती थी कि ये कौन सा मॉडल था, लेकिन ये निश्चित रूप से कोई साधारण चीज नहीं थी। क्या मैं इसे खोलकर देख सकती हूं? निशा ने सावधानी से पूछा। लड़की की चमकती आंखों से मिलते हुए कबीर ने सिर हिलाया। अनुमति मिलने के बाद निशा ने उत्साह से बंदूक को अलग अलग कर दिया। उसे खोलने के बाद उसने आंतरिक संरचना को अविश्वास से देखा। P226, मैंने कुछ बदलाव किए हैं। अब प्रदर्शन और सुरक्षित है। कबीर का चेहरा अब भी अच्छा नहीं था, क्योंकि निशा का बंदूकों के बारे में ज्ञान, बंदूक चलाने के तरीके और अलग अलग करने के तरीके, ये सब साफ था कि उस आदमी ने सिखाया था। निशा ने बंदूक को स्पष्ट स्नेह से सहलाया, फिर उसकी तरफ कमजोर नजर से देखा। 92F रखना खतरनाक है, लेकिन तुम P226 हासिल करने में कामयाब रहे, ये भी तो। सब कहते हैं 92F दुनिया की सबसे अच्छी बंदूक है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि P226 असल में सबसे अच्छी है। बस इसकी कीमत बहुत ज्यादा है और इसकी प्रतिष्ठा 92F जितनी व्यापक नहीं है। ये सुनते ही कबीर का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। तुम सोचती हो मैं खतरनाक हूं? निशा ने जोर से सिर हिलाया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बॉस, तुम सबसे अच्छे हो। तुम मेरे छोटे से फरिश्ते हो। थक गए? कंधों में दर्द है? मैं मालिश कर दूं? चलो काम करो। बिना कुछ कहे वो चापलूसी करते हुए उसके पास आई और पूरी ताकत से उसके कंधों की मालिश करने लगी। लड़की की मीठी कोमल आवाज सुनकर भले ही वो जानता था कि वो जानबूझकर उसे खुश करने और मनाने की कोशिश कर रही थी, कबीर का तूफानी चेहरा तुरंत नरम हो गया। हालांकि उसका चेहरा फिर से तन गया। लड़की की मुलायम हड्डी रहित उंगलियां धीरे से उसके कंधों को दबा रही थी और वो पेशेवर तरीके से उसकी गर्दन और कनपटी की भी मालिश कर रही थी। गर्म स्पर्श और सही मात्रा में दबाव, दोनों ही बेहद सुखद और घातक थे। बस चीजों को बेकाबू होने से रोकने के लिए कबीर को रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। ओह, निशा ने कुछ नहीं सोचा और बंदूक की जांच करना जारी रखा। फिर उसने अनिश्चितता से कबीर की ओर देखा और पूछा, ये बंदूक सच में मुझे दे रहे हो? कबीर, जन्मदिन का तोहफा समझो। ये तोहफा सच में खास है। निशा ने बंदूक को धीरे से सहलाया। शुक्रिया, मुझे बहुत पसंद है। ये बंदूक वास्तव में सुरक्षित थी और इसका अगोचर रूप ये सुनिश्चित करता था कि जब तक तुम इसे अलग न करो, तुम नहीं बता सकते थे कि ये किस प्रकार की बंदूक है, जिससे इसे इस्तेमाल करना बहुत सुविधाजनक था। निशा देखते ही देखते भावुक हो गई। कबीर, शुक्रिया। मेरे साथ पहले कभी किसी ने इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया। कबीर का दिल थोड़ा हिल गया। वो कुछ कहने ही वाला था कि निशा ने भावुक होकर कहा, ऐसा लगता है जैसे मुझे पिता मिल गया हो। कबीर, ये मूल्यांकन काफी ऊंचा है। फिर भी हंसी और हैरानी दोनों आ रही थी। बहुत देर हो गई, तुम्हें भूख लगी होगी। मैं जाकर रात का नाश्ता बनाती हूं। निशा के उत्सुकता से बाहर भागने के बाद कबीर ने चुपचाप बंदूक को अलग कर दिया। जैसा उसने सोचा था, सीरियल नंबर मिटा दिया गया था। हालांकि दूसरी पार्टी की संभावित पहचान की सीमा काफी कम हो गई थी। 10 मिनट बाद निशा गर्मा गर्म खाने का एक कटोरा लेकर आई। कबीर, मोमोज खाओगे? मैंने देखा फ्रिज में पिछली बार के बचे हुए थे, तो मैंने कुछ बना दिए। रख दो। ठीक है। कबीर को इतना व्यस्त देखकर निशा को थोड़ा गिल्ट हुआ, इसलिए उसने कटोरा उठाया और बोली, मैं खिला दूं?
कबीर ने भौहें हल्की सिकोड़ी, मना करना चाहता था, लेकिन कह नहीं सका। मैं खिलाती हूं, मैं खिलाती हूं। तुम अपना काम करो। निशा ने जल्दी से एक मोमो उठाया, ध्यान से उसे ठंडा करने के लिए फूंक मारी और फिर उसके मुंह के पास रख दिया। कबीर ने गंभीरता से कंप्यूटर स्क्रीन की ओर देखा, फिर अपना मुंह खोला और बिना कोई भाव दिखाए मोमो खा लिया। पिछली बार खाते समय इतना स्वादिष्ट क्यों नहीं लगा? निशा ने एक एक करके उसे खिलाना जारी रखा, जब तक कटोरा खाली नहीं हो गया। जाकर थोड़ी देर आराम करो, मैं लगभग खत्म कर चुका हूं। कबीर ने सुधीर का कंप्यूटर उसे वापस कर दिया और फिर अपने कंप्यूटर पर ध्यान केंद्रित करने लगा। ओह, ठीक है। निशा कोने के सोफे पर बैठ गई, अपना लैपटॉप पकड़े हुए। बोरियत से उसने सुधीर के कंप्यूटर को ब्राउज करना शुरू किया, ये देखने के लिए कि क्या कोई और सुराग मिल सकता है। हैरानी की बात, उसे कुछ मिल गया। उसे डी ड्राइव पर महत्वपूर्ण गोपनीय नामक एक फोल्डर मिला और उसे खोलने पर उसने पाया कि इसमें बहुत सारे वीडियो फाइलें थी। क्या उस लड़के ने उससे कुछ सबूत छुपा रखे थे? निशा ने शक के साथ एक वीडियो खोला। वीडियो खोलते ही निशा को कुछ अटपटा लगा, लेकिन जब तक उसे एहसास हुआ, बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल कंप्यूटर से शर्मनाक कराहों की आवाज आने लगी, जो शांत अध्ययन कक्ष में असामान्य रूप से स्पष्ट थी। निशा, कबीर। निशा को लगा जैसे वो जमीन खोदकर उसमें दफन हो जाना चाहती है, क्योंकि वो इतनी घबरा गई थी कि वीडियो बंद नहीं कर पा रही थी। आखिर में कबीर और नहीं सह सका, वो आया और उसकी मदद की। निशा ने कंप्यूटर नीचे फेंक दिया। उसके स्वर में आरोप था। उसके कंप्यूटर पर महत्वपूर्ण गोपनीय नामक फोल्डर था। मैंने सोचा कोई सबूत होगा। साला, मुझे पता होना चाहिए था। आदमी के कंप्यूटर पर इस तरह के संदिग्ध फोल्डर निश्चित रूप से इसी तरह की चीजों से भरे होते हैं। लड़की के आक्रोशित चेहरे को देखकर कबीर ने अपनी नाक पकड़ी और लाचारी से सांस ली। अब सब हो गया, आओ देखो। मैंने शुरू में स्वार्थ से एक रात का समय बताया था, उसके साथ अधिक समय बिताने की उम्मीद में, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अगर वो ऐसे ही सताती रही तो क्या होगा। ये सुनते ही निशा अपनी सारी शर्मिंदगी भूल गई और पूछा, सब हो गया? सब? कबीर ने सिर हिलाया, उसे खुद देखने का इशारा किया। निशा को पहले डर था कि वो समझ नहीं पाएगी, लेकिन उसने पाया कि कबीर ने उसे जटिल प्रक्रिया नहीं दिखाई, बल्कि सीधे परिणाम प्रस्तुत किया। ईमेल भेजने वाला आईपी एड्रेस स्पष्ट रूप से उस अपार्टमेंट से आया था जहां नंदिनी मेहता रहती थी, और उस अनाम विदेशी खाते का मालिक नंदिनी की असिस्टेंट नंदिता थी। मैंने सोचा था इस तरह की हाईटेक चीजें सिर्फ टीवी पर होती है, खासकर अनाम खाते। वो बहुत सुरक्षित होते हैं। उन्हें क्रैक करने के लिए बैंक की प्रणाली में हैक करना पड़ता है, जो लगभग असंभव है। निशा इतनी उत्साहित थी कि देर तक बोल नहीं पाई। आखिर में उसने कबीर को कसकर गले लगा लिया। बॉस, तुम कमाल हो। कबीर। इस समय कबीर को एहसास हुआ कि उसे एक समस्या का सामना करना था। निशा अब उस पर पूरी तरह भरोसा करती है, लेकिन वो उस पर बहुत अधिक भरोसा करती है, यहां तक कि वो उसकी पुरुष पहचान भी भूल गई है। एक शब्द में वो उसे गुरु, दोस्त और यहां तक कि पिता मानती है, लेकिन पुरुष नहीं। ये सच में एक मुश्किल समस्या है। हालांकि ये एक अच्छा संकेत भी था। वो मौका जिसका वो इंतजार कर रहा था आखिर पकने वाला था। इन सबूतों के साथ क्या करोगी? कबीर ने खुद को संभाल कर पूछा। अभी जल्दी मत करो। नंदिनी को उत्पात मचाने दो। अब वो जितना बड़ा हंगामा करेगी, बाद में उतना ही जोर से थप्पड़ पड़ेगा। मैं तैयारी कर रही हूं। कर रही हूं। क्या तैयारी? ओह कबीर, मुझे उठाओ। अचानक जमीन घूम रही है। घूमना शब्द बोलते ही निशा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो जोर से जमीन पर गिर गई। निशा, कबीर का चेहरा बदल गया। उसने जल्दी से उसे उठाया। उसकी बाहों में मौजूद कोमल शरीर बहुत गर्म था, आग के गोले की तरह। उसने उसके माथे को छुआ
और वाकई बहुत तेज बुखार था। उसने पहले देखा था, लेकिन हमेशा सोचा था कि ये उसकी कल्पना थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो सच में बीमार थी। कबीर ने अपनी बाहों में मौजूद व्यक्ति को उठाया और जितनी तेजी से हो सका नीचे भागा। प्रकाश अंकल, गाड़ी तैयार करो। बूढ़े बटलर ने भी ये देखा तो चौंक गए। निशा मैडम को क्या हुआ? पता नहीं। कबीर इतना घबरा गया था कि उसका हमेशा अपरिवर्तनीय बर्फीला चेहरा भी टूट गया। उसे नहीं पता था कि ये पिछली दवा के अवशिष्ट प्रभाव के कारण था, या सिर्फ बुखार था, या राकेश गुप्ता ने उसे कुछ और बकवास दी थी। इस समय कबीर लगभग आत्मदोष से अभिभूत था। उसे तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, लेकिन न केवल वो नहीं ले गया, बल्कि उसने इतनी देर भी की, उसे इतना व्यस्त और थका दिया। इस बार इतना कुछ हुआ, उस पर दबाव भी बहुत रहा होगा। वो शायद अब तक अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। बड़े साहब, कृपया इतने घबराएं नहीं। निशा मैडम को सिर्फ बुखार लग रहा है। क्या हम पारिवारिक डॉक्टर को बुला लें? कबीर अब कुछ सुन नहीं रहा था। जैसे ही ड्राइवर गाड़ी लेकर आया, उसने तुरंत उसे उठाकर अंदर बैठा लिया। हॉस्पिटल, इतना कहकर उसने गाड़ी के बाहर बटलर से कहा, आदित्य शर्मा को भी बुलाओ। जी, बटलर ने लाचारी से जवाब दिया। अगर उसे पहले कोई संदेह था, तो बड़े साहब का ये व्यवहार देखकर अब वो समझ गया। ये लड़की सबसे अधिक संभावना उनकी भविष्य की बड़ी बहू होगी। जब बटलर ने आदित्य शर्मा को फोन किया, तो वो एक बार में था। जहां करण ने उसे शराब पीने, बातचीत करने और गपशप करने के लिए खींच लिया था। यह सुनकर कि निशा अचानक बेहोश हो गई, दोनों तुरंत हॉस्पिटल की ओर दौड़े। मुंबई सेंट्रल हॉस्पिटल के ऊपर की मंजिल पर वीआईपी वार्ड। जैसे ही आदित्य शर्मा और करण पहुंचे, उन्होंने देखा कि निशा हॉस्पिटल के बिस्तर पर पीले चेहरे के साथ लेटी थी। उसके हाथ में 4 ड्रिप लगी थी। बिस्तर के पास की कुर्सी पर बैठे कबीर का चेहरा गंभीर था, उसके भाव भारी थे। करण और आदित्य शर्मा ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों कबीर के भाव से साफ हैरान थे। इतने में एक नर्स दवा लेकर आई। करण ने जल्दी से उसे एक तरफ खींचा और धीरे से पूछा, मरीज कैसी है? क्या हुआ? गंभीर तो नहीं? मरीज को 39.6 डिग्री बुखार है, नर्स ने जवाब दिया। ओह, बुखार? क्या बुखार? करण पूरी तरह हैरान था। पक्का बुखार है? सिर्फ बुखार? हाँ, पूरी जांच हो चुकी है, कोई और समस्या नहीं है, आप निश्चिंत रह सकते हैं। वार्ड में मौजूद सज्जन ने यह सवाल मुझसे कई बार पूछा है, नर्स ने बिना किसी झुंझलाहट के जवाब दिया। क्योंकि अंदर वाला आदमी और दरवाजे पर खड़े दोनों आदमी बहुत सुंदर थे। वो उन्हें 100 बार भी जवाब दे सकती थी। करण कमजोर होकर दरवाजे की चौखट से लग गया। उसने अपना अब भी धड़कता हुआ दिल छुआ। भाई, क्या तुम मुझे डरा कर मार डालोगे? उसे सिर्फ बुखार है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो जैसे उसे कोई लाइलाज बीमारी है? उसके बगल में खड़े आदित्य शर्मा भी बेबस लग रहे थे, और उन्होंने मुझे भी बुला लिया। मैं डॉक्टर हूं, लेकिन मैं मनोवैज्ञानिक हूं। कबीर ने हल्की आंखें उठाई और ठंडी नजर से आदित्य शर्मा की ओर देखा। अब निशा ने तुम्हारी जगह ले ली है, शायद मुझे कुछ पैसे बचाने चाहिए। मतलब वो उसे निकालने वाला था। वो आदित्य शर्मा को हर साल जो फीस देता है, वो छोटी नहीं है। खांस नहीं, इसके अलावा मेरे और भी बहुत उपयोग है। मैं इस हॉस्पिटल के एक बहुत मशहूर पोषण विशेषज्ञ को जानता हूं। मैं अभी जाकर उन्हें बुलाता हूं, ताकि वो खुद निशा की देखभाल कर सके। आदित्य शर्मा वास्तव में थोड़ा दोषी महसूस कर रहा था। जब से निशा आई थी, वो बहुत आराम में था। न तो रेयांश को उसकी जरूरत थी, न कबीर को, और उसकी साप्ताहिक मनोचिकित्सा भी बंद हो गई थी। आदित्य शर्मा के जाने के बाद करण ने देखा कि कबीर अपने फोन पर कुछ देख रहा था, और पूछे बिना नहीं रह सका। भाई, क्या देख रहे हो? उसका भाई कब से इंटरनेट का आदी हो गया? नतीजा यह हुआ
कि वो करीब गया तो चौंक गया। उसके भाई ने वो निगरानी वीडियो अपने फोन में कॉपी कर लिया था। हे भगवान! भाई, तुम ये क्यों देख रहे हो? निशा का चेहरा कितना डरावना है। मैंने देखा तो रोंगटे खड़े हो गए। पता नहीं ये अभिनय था या असली, करण ने कांपते हुए कहा। लेकिन अब उसका भाई इसे बार बार चला रहा था। उसके चेहरे पर अजीब भाव था, मानो कह रहा हो, मेरी पत्नी कितनी प्यारी है। सच में बहुत हो गया। लेकिन तुम दोनों सच में एक ही सोच रखते हो। तुम्हारे तरीके भी एक जैसे हैं, इतने सीधे और सरल। तुम सच में एक ही परिवार हो। करण ने कहा। कबीर ने हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटी लड़की के गाल को छुआ। उसके चेहरे पर गर्व और खुशी थी। स्पष्ट झूठ से अंधा न होने के लिए करण ने पूरी तरह निराश होकर अपना चेहरा घुमा लिया। तुमने उनकी पहचान तो पता कर ली होगी, है ना? क्या हमें निशा का नाम साफ करने के लिए इसे ऑनलाइन प्रकाशित नहीं करना चाहिए? मैं अभी शुरू करता हूं। हेलो गाइस, आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सुनते रहिए जियो स्टोरी टीवी।